नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी और इस पाठ का नाम अनोखे राष्ट्रपति, जिसकी रचयिता हैं महादेवी वर्मा। बच्चों, इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। जहां पे भी आप चाहें वीडियो पॉज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं। महादेवी वर्मा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ बच्चों, इनके बारे में जानकारी आपको दे दूँ। महादेवी वर्मा, इनका जन्म जो है वो 1907 में 26 मार्च को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 में इलाहाबाद में हुआ था। बच्चों, महादेवी वर्मा का जो परिचय है, महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थीं। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की सबसे सशक्त कवियत्री में एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। इसके अलावा बच्चों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो यहाँ बताना चाहूँगा, जो इस पाठ से संबंधित भी है, वो ये कि उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रहीं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक यानी ट्रांसलेटर भी थी। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बच्चों, यहाँ इन्होंने संस्मरण लिखा है अनोखे राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों हमारे आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। महादेवी वर्मा जी उनकी जानकारी देते हुए बताती हैं, जो संस्मरण उन्होंने लिखा है उसमें कहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में इस पाठ में प्रकाश डाला है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में अहम यानी अहंकार लेश मात्र भी यानी थोड़ा भी नहीं था। साथ ही इनकी जीवन संगिनी, उनकी प्रकृति की सरलता, क्षमामयी और सबके प्रति ममतालु की जो भावना है, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं और महादेवी वर्मा के व्यक्तिगत अनुभवों से हम पता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अनोखे व्यक्तित्व के बारे में। अनोखे राष्ट्रपति बच्चों, इस पाठ में कई कठिन शब्द आए हैं। ये पाठ साहित्य के उच्च स्तर के आधार पर लिखी गई है, जिसे समझना और जिसे समझने के लिए आपको बार बार पाठ पढ़ना ज़रूरी है। ये संस्मरण बहुत दिल से भावात्मक रूप से लिखा गया है और इसीलिए इसे समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कठिन शब्दों के अर्थ मैंने दिए हैं, आप उन्हें भी देखते जाइएगा। देखते हैं अनोखे राष्ट्रपति। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी, ये बताना कठिन है। गद्य मतलब बच्चों, गद्य का मतलब प्रोज होता है गद्य के रूप में, यानी ऐसा सीन, ऐसा नज़ारा जिसमें कोई कविता नहीं फूटती। गद्य का नज़ारा सामने सीधा सीधा, लेकिन उस नज़ारे ने महादेवी वर्मा के दिल में जो भावात्मक क्षण पैदा किया, उसकी जो अटूट माला बनाई, उसके बारे में कहना वो कठिन बता रही हैं। मैं यानी महादेवी वर्मा जी प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी, बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएशन, और शीतावकाश में यानी ठंडी के मौसम में विंटर वेकेशन में घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी। पटना स्टेशन जो बिहार में है, बिहार की राजधानी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। इंतजार करना पड़ा भाई के लिए। स्टेशन के एक और 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन विराजमान थे, एकदम देहाती गांव के कपड़ों में। उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। विहंगम यानी सरसरी दृष्टि। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। इस लाइन से हमें पता चलता है बच्चों कि राजेंद्र बाबू कितने सिंपल सरल व्यक्ति थे। बड़े नेता थे देश के, लेकिन इतने सिंपल सरल थे कि उनको अचानक देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये नेता हैं। जब महादेवी वर्मा के भाई ने बताया कि ये वही राजेंद्र बाबू प्रसिद्ध नेता है, तब जाके महादेवी वर्मा ने उनका अभिवादन किया। पहली दृष्टि में जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी और न कोई नया रंग भरा।
सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में कुछ भी जोड़ना घटाना संभव नहीं है। माधवी वर्मा जी कहती हैं, लेखिका कहती हैं कि जब पहली बार उन्होंने जो देखा था राजेंद्र प्रसाद जी को, जिस तरीके से आजीवन जीवन पर्यंत वो वैसे ही थे, सीधे सरल और त्याग के मूर्ति। लेखिका कहती हैं कि कुछ भी हम ना उनमें घटा सकते ना बढ़ा सकते। जैसे सत्य में घटाना बढ़ाना असंभव है, वैसे उनके व्यक्तित्व में कुछ भी जोड़ना घटाना असंभव है। जो थे, जैसे थे, वैसे ही रहे। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, उनका चेहरा, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें। भ्रुकुटी यानी भौहें। बच्चों आप देख रहे हैं पिक्चर में, आपको दिखाई देगा। मुख के अनुपात में कुछ भारी सी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, सब कुछ यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। कुछ मोटे पर सुडौल होंठ, श्यामल झाई देता, श्यामल यानी हल्का कालापन लिए हुए लेकिन गेहुआ वर्ण, ब्रिटिश लुक। बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के होंठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के होंठ पर भी रोमिल आवरण यानी हल्का आवरण पर्दा डाल देती थी, यानी नीचे की होंठ भी उनकी मूछों में हल्के से छुप जाते थे। हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। ऐसा व्यक्ति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता यानी उनका जो यूनिफॉर्म था, जो कपड़े थे, वो गाँव वाले थे, गाँवटी थे, तो दृष्टि को और भी उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर में उनका घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली, पिंडली यानी घुटने के नीचे का निचला मांसल भाग, तो दायां और बायां इस तरह की धोती पहनते थे। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण, कितनी सादगी थी उनके जीवन में। देखो बच्चों, बटन टूट गया है इसलिए खुला रहता था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। मतलब एकदम आज़ाद जैसे जूते, और वो मिट्टी के परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। मतलब मिट्टी इस तरह से लगी हुई होती थी जूते, जहाँ नेता लोग साफ सुथरे बन ठन के रहना पसंद करते हैं, दिखावा ज़्यादा दिखाना पसंद करते हैं, वहाँ राजेंद्र प्रसाद जी एकदम अनोखे सरल, मतलब धूल मिट्टी से सना हुआ जूता, लेकिन उनको इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि वो बाहरी रूपरेखा को नहीं बच्चों, वो सादगी को महत्व मानते थे, इंसान के अंदर जो है उसे महत्व देते थे। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाईं बाहों पर खिसक आई और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। मतलब कपड़ों को दिखाना, कपड़ों का शौक उन्हें नहीं था। उन्हें अपना कर्म, देश से प्यार, गरीबों और किसानों की सेवा सबसे महत्वपूर्ण लगती थी। अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वो वहीं उसी स्थिति में लटका रह गया। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो उन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत ही इस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। लेखिका कहते हैं कि उनको देखकर लगता था जैसे कहीं देखा हो। जब बहुत सोचा तब पता चला कि ऐसा क्यों था। ऐसा इसलिए था बच्चों क्योंकि वो इतने सरल लगते थे, किसान रूप में लगते थे कि कहीं किसी आम आदमी को भी आपने देखा हो तो ऐसा लगता था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे ही हैं। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वो अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। यानी उनके चेहरे में, हाव भाव में कोई अनोखापन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो अनोखे राष्ट्रपति थे। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व कर देते थे। अपने आप को अनोखा दिखाने की कोशिश नहीं करते थे, आम आदमी की तरह, भारतीय किसान की तरह रहते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी यानी सेंसिटिविटी, वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी, गौरव। यही तो उनके अंदर की विशिष्टता थी बच्चों। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है। व्यापक यानी फैला हुआ। वो जितने फैले हुए थे उतने सामान्य थे और जितने सामान्य थे उतने फैले हुए थे। संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती थी। बहुत सेंसिटिव थे, लोगों के बारे में सोचना, उनके जीवन को समझना, उनकी मदद करना। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का भी स्मरण अनायास हो जाता है। यानी जैसे राष्ट्रपति यानी महान नेता
राजेंद्र प्रसाद थे, उसी तरह से उनके सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी भी थे। जब मोजों में से यानी जुराबों में से मोजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, तब जब जूते के तले यानी सोल पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, यानी गवाक्ष यानी खिड़की, यानी वहाँ से टूट जाता। जब धोती कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता यानी फट जाते, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को यानी पुराने साज सज्जा को अपने लिए सहज लेते। यानी जब कुछ इतना सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता, जूते फट जाते, मोजे फट जाते, कपड़े के ताने बाने निकल जाते, तो सोचिए कि उसके बाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इन वस्त्रों को चक्रधर जी संभाल लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से यानी पुराने कपड़ों से अपने आप को प्रसादित अलंकृत सजाकर कृतार्थता का अनुभव किया। यानी यथा मालिक तथा सेवक, उसी तरह से उनके सेवक भी यानी निजी सचिव चक्रधर जी भी उनके कपड़ों को इस्तेमाल करके अपने आप को गौरव देते थे और कृतार्थ अनुभव करते थे। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। कमाल की बात है बच्चों, इतनी सादगी। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। बच्चों में पहले बता चुका हूँ कि महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही आजीवन महादेवी वर्मा जी। तो जब इसका भवन बन रहा था यानी इसकी बिल्डिंग बन रही थी, उस वक्त इसकी ओपनिंग करने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं। संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली थी, तो 15-16 उनकी पौत्रियां थी जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं यदि अपने छात्रावास में यानी हॉस्टल में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त होगी। इस तरह की प्रार्थना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजेंद्र बाबू ने महादेवी वर्मा से की थी कि अपने विद्यापीठ में मेरी पौत्रियों को भी जगह दी जाए ताकि वो विद्या प्राप्त कर सकें। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहते, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला, यानी उनकी पत्नी को जानने का मौका मिला। जिस तरह से राजेंद्र प्रसाद, वैसे त्याग की मूर्ति, सादगी की मूर्ति उनकी सहधर्मिणी भी, सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी, यानी संभालने वाली। राजेंद्र प्रसाद के जितने भी संबंध थे, जो भी घर परिवार में आता था उन सब का ध्यान रखने का काम बहुत अच्छे तरीके से उनकी धर्मपत्नी करती थी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था, यानी कम उम्र में उनका विवाह हो गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार, संभ्रांत यानी सम्मानित परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एक आसन में बैठना पड़ता था। बच्चों, पुराना ज़माना था, उस वक्त के हिसाब से रहना पड़ता था। परिणाम था उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधे खड़ी नहीं हो पाती थी। बड़े बुजुर्गों के सामने चूँकि पर्दा रहता था, उनके सामने झुककर काम करना पड़ता था, इसलिए उनकी रीढ़ की हड्डी भी झुक गई थी। फिर भी उनकी सेवा भाव में कभी कमी नहीं आई। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम में रहे। इतने बड़े नेता की इतनी बच्चियां, पौत्रियां, लेकिन उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि इनको भी सामान्य बालिकाओं की तरह सादगी में रहना है। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें स्वयं धोती थी। मतलब बड़े नेता की बड़ी पौत्री होने का मतलब ये नहीं था कि उनके कई नौकर होंगे, सारा काम वो खुद करते थे। उनके साबुन तेल आदि का खर्च भी, व्यय भी सीमित था, लिमिटेड। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। यानी बच्चों, कोई भी स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। इस तरह न सिर्फ राजेंद्र प्रसाद जी थे बल्कि उनके घर परिवार के सभी लोग भी थे। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य यानी डेस्टिनेशन जेल ही रहता था। अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ जाती थी, उपस्थित होती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गईं, कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। अपवाद है ना, एक्सेप्शन। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई कि अब उनकी पौत्रियों को आगे पढ़ाई करने के लिए कहीं और भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए, दिल्ली भेजना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति भवन दिल्ली में था। लेकिन उन्हें स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब ना हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। यानी कोई अनोखी विशिष्ट जो मदद है उनको नहीं मिलेगी, उनको उसी तरह से
पढ़ना है और आगे बढ़ना है। प्रयाग विश्वविद्यालय में ही रहना है, छात्रावास में। दिल्ली और दिल्ली का राष्ट्रपति भवन जो है फिल्म में दिख रहा है, पिक्चर में दिख रहा है, वो उनके लिए नहीं है, ये देश के लिए है। ऐसे थे हमारे राष्ट्रपति, इसलिए तो अनोखे थे। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद भी। इतना बड़ा भवन, विश्व का सबसे बड़ा भवन राष्ट्रपति भवन माना जाता है बच्चों। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया तब वे दिल्ली गए और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार, परिजनों को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करती। राष्ट्रपति भवन जाने के बाद भी बच्चों ऐसा नहीं था कि नौकर चाकरों से भरा उनका भवन था जिसमें नौकर चाकर खाना वाना बनाते थे, नहीं। वहाँ पर भी रसोई घर में उनकी पत्नी ही भोजन बनाती थी और भोजन भी अंत में करती थी, यानी भारतीय परंपरा का पूरी तरह से निर्वाह तब भी करती थी। किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं था। ऐसी थी उनकी धर्मपत्नी भी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न करूं, मतलब मैं भी एक बार वहाँ पर मेहमान बनकर गई, ऐसे लिखकर कहती हैं, तो कथा अधूरी रह जाएगी। वो कथा बतानी चाहती हैं। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। सिरकी यानी सरकंडा, सूप यानी बच्चों सूपड़ी जिसमें अनाज फटकारते हैं, ऐसे उसे। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला नहीं मिलता। यानी जब वो मेहमान बन के जा रही थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी ने महादेवी वर्मा से विनती की थी कि वो सिरकी से बना सूप जरूर लेकर आएं। प्रथम श्रेणी के डब्बे में 12 सूपों के टांगने पर, यानी फर्स्ट क्लास के ट्रेन में जब लेखिका जा रही थी वहाँ 12 सूप टांगे हुए थे। तो वो दृश्य जो उपस्थित करता था बड़ा विचित्र था। सब देख रहे थे क्या। जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया, यानी कार में सूप, ऐसे मतलब इस तरह का जो तोहफा था। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई, हैरानी से। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी पहुंचा था न पहुंचेगा। पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी यानी उस समय की मालकिन श्रीमती राजेंद्र प्रसाद जी ने मुझे अंक में यानी बाहों में भर लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे, यानी उपवास करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची। अतः उनकी जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। मतलब उनका तो उपवास था, लेकिन महादेवी वर्मा को तो भोजन अच्छा खिलाना था। लेकिन उपवास में भी अतिथि का साथ देना, यानी होस्ट का साथ देना उचित समझकर मैंने भी निरन्न भोजन की इच्छा प्रकट की कि मैं भी भोजन नहीं करूंगी, उपवास करूंगी। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है। बच्चों, महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जब हम उपवास करते हैं तो जो उपवास में खाना हमारा नहीं होना चाहिए उसमें हमारा खाना खर्चा और हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते हैं। यानी नाम का उपवास, लेकिन बाकी सारी चीज़ें खाई जाती है जो महंगे पड़ते हैं। मुझे आज भी वो शाम नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा, यानी भोजन कंप्लीट करते देखा। सिर्फ उबले आलू, ना कि तरह तरह के फल और मेवे। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होंठों पर बालकों जैसी सरल हंसी आ गई कि मैं भी उनके साथ यही भोजन कर रही थी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया, मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वो सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चैत्य ढलते थे? महादेवी वर्मा जी कहना चाहती हैं कि क्या आप कोई इस प्रकार का नेता नहीं बनता जो इतना सरल हो, जिसमें अहंकार ना हो, जिसमें सादगी हो? नहीं, शायद वो सांचा टूट गया हो जो ऐसे नेताओं को जन्म देता हो। फिर भी हमें उम्मीद करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब बड़े ऊंचे पोस्ट पर जाता है तो उसे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी सादगी, सरलता नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति सादगी पसंद, सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी सहधर्मिणी साध्वी प्रकृति की सरल, क्षमामयी और सबके प्रति ममतालु थी। राष्ट्रपति भवन में भी अपने परिवार के लिए स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाती थी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी राजेंद्र बाबू में पहली जैसी सादगी, सरलता थी, बिल्कुल अहंकार नहीं था। तो इस तरह से उनको याद करके महादेवी वर्मा ने उन्हें अपना नमन प्रदान किया है। तो इस तरह से बच्चों हमारा संस्मरण पाठ यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। धन्यवाद। अगर आपको कोई बात पसंद या समझ में ना आई हो, कुछ पूछना, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संदेश भेज सकते हैं। अगली कक्षा में हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।